एक्सप्लोर विद दीपाली एटीटी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली क्या सीन रहता है पूरा प्राइवेट स्कूल्स का, क्या सैलरी एक्सपेक्ट्स रहते हैं, कैसे डेमो टीचिंग हमें देनी चाहिए, टीएलएम कितने लेके जाने चाहिए, क्या लेके जाने चाहिए, और आपका इंटरव्यू के प्रोसेस कैसे होता है, रिटन टेस्ट क्या होता है, प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेसमेंट्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि मैं अभी सीआई के अंदर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। क्या वहाँ से प्लेसमेंट्स मिलती हैं नहीं मिलती, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, सेमेस्टर 4 में स्टार्ट हो जाता है प्लेसमेंट्स का कि लाइक अब प्लेसमेंट्स आएंगी नहीं आएंगी, एक ग्रुप बन जाएगा जहाँ पे आपको प्रोफेसर बता रहे होंगे कि ये आने वाला है, ये स्कूल्स के यहाँ पे ये है, वैकेंसीज आई हुई, ये सब। सो देखो, इतना कुछ डिपेंड मत रहना। अगर तुम ये लग रहा है कि नहीं डिपार्टमेंट ही सब कुछ करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी ओर से तुम करोगे तभी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कुछ की हुई, ऐसी बात नहीं कि कुछ की भी नहीं हुई है, बट नंबर्स थोड़े कम है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ कि कुछ स्कूल्स आते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करो अभी फर्स्ट में, कुछ स्कूल्स आते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, नॉर्मली इंटरव्यू होते हैं, कुछ तो पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ जो जैसे डीपीएस वगैरह है वो थोड़े कंटेंट बेस्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और फिर बता देते हैं सामने से। देखो कई बार तो ऐसा होता है कि वो कॉल भी नहीं करते, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते, पता भी नहीं चलता किसी का हुआ है किसी का नहीं हुआ, आगे का कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। कुछ का वो सामने से बता देते हैं, कॉल कर देते हैं पर्सन टू पर्सन, मतलब जिस भी बच्चे का हुआ है तो उसको कॉल कर आ जाएगा कि हाँ अब आपका अप्रूव हो चुका है, यानी कि आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुला जाए। वहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी तो जनवरी स्टार्ट हुई है, मतलब अब तो तुम्हारी शुरुआत होगी, अभी तो रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यूज होंगे, तब कहीं जाके तुम्हारा सिलेक्शन होता है। तो ये तो पूरा था प्लेसमेंट्स का सीन, मतलब स्कूल्स आएंगे, इंटरव्यू होगा, आपको रेज्यूमे लेके जाना है, बस अपना रेज्यूमे देना है, वो देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। कुछ स्कूल पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यही सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना चाहते हो, आपको ये अच्छा क्यों लगता है, ये टाइप के। और कुछ कंटेंट बेस्ड नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपका जो सब्जेक्ट है कि इंग्लिश है सपोज दैट, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंग्लिश, कौन से ऑथर का है, जो भी उनको लग रहा है, ठीक है। मैथ्स का है तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स वो पूछने लग जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से क्या समझते हो, ये सब, ठीक है। बट ज़्यादा उम्मीद मत करना, मतलब बहुत कम आते हैं और उसमें भी बहुत 1-2-3 ही बच्चे का ऐसे सिलेक्शन होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी ओर से इंडिपेंडेंटली अप्लाई करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, ठीक है। अब जैसे प्लेसमेंट्स को बता दिया, जो वहाँ पे कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ उसको वहीं रहने देते हैं। अब आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे हम सब ने अलग अलग अप्लाई किया था, इंडिपेंडेंटली जाकर स्कूल्स में रेज्यूमे दिया था, कुछ ने ईमेल्स करी थी। तो अब मैं उस पूरे प्रोसेस को समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके। तो उसको अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। सबसे पहले बात आती है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वैकेंसीज आती है, आपको न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट सारी कि किस में अवेलेबल है, कौन सी वैकेंसीज आ रही है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको चैनल, आजकल व्हाट्सएप चैनल भी बने हुए ना, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसीज आ जाती है कि यहाँ पे ये वैकेंसीज है, यहाँ पे ये है। फिर कुछ यूट्यूब वीडियोस आती है जो अलग से, उन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उनको भी देखते रहो कि हाँ कहाँ पे क्या आता है, ठीक है। फिर ऐसे हम सब ने मिलकर मतलब अपना देखा किसका जहाँ पे अप्लाई हो रहा था, जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी, सबने वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब स्टार्ट कैसे, मान लो कुछ ने ईमेल आईडी भेजी होती है कि ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी पे अपना रेज्यूमे भेजना होता है। तो आप सबको अपना रेज्यूमे बनाना होता है सबसे पहली बात। तो आप सब जैसे रेज्यूमे जैसे ईमेल आईडी पे भेजोगे ना, तो कुछ प्राइवेट स्कूल तो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, कुछ, सब नहीं करते, कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको खुद जाना पड़ता है स्कूल में, ऑफलाइन मोड में जाकर देकर आना पड़ता है रेज्यूमे। वहाँ पे कई बार तो कहते हैं, हम जब जाते थे ना रेज्यूमे देने, तो कुछ गार्ड तो एंट्री भी नहीं देते थे, सीधा कहते थे रेज्यूमे देना, लाओ सीवी देना है, दे दो हम दे देंगे। और कुछ आपको वहाँ पे जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट बिठा दिया आपको, फिर आपको वो अलग से फॉर्म देती है कि स्कूल का फॉर्म फिल कीजिए, जहाँ पे आपका 200-300 रुपीज़ लग भी जाते कई बार, कि पहले फॉर्म फिल कीजिए फिर रेज्यूमे यहाँ पर, और फिर उसी दिन आपको कई बार कह देते इंटरव्यू अभी हो जाएगा, अभी आपका डेमो हो जाएगा, ऐसे करके वो बता देते थे। कुछ कह देते फॉर्म फिल करके रख दिए, कॉल कर देंगे हम आपको। ऐसे ही स्टार्ट होता था ये प्रोसेस, ठीक है। हमने फॉर्म फिल करा, किसी ने ईमेल आईडी के थ्रू करा, किसी ने ऑनलाइन जो फॉर्म होता था वैसे फिल करा, या ऑफलाइन जाकर देकर आया। तो डिपेंड मत रहना कि मैंने ईमेल आईडी के थ्रू रेज्यूमे भेज दिया तो रिप्लाई ज़रूर आएगा सामने से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ स्कूल्स ही करते हैं, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं करते, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, होता क्या इस पूरे प्रोसेस में क्या। अब आपको जैसे कॉल आ जाता है इंटरव्यू के लिए, एचआर की ओर से कॉल आता है कि आपका इंटरव्यू है, आप आ जाइए इस दिन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपका सीवी, आपका रेज्यूमे कैसे होना चाहिए। देखो, अपना रेज्यूमे पर्सनलाइज रखना, मतलब कि सबसे पहले तुम जिस स्कूल में अप्लाई करो ना, उस स्कूल के बारे में जानो कि इस स्कूल की क्या आइडियोलॉजी है, क्या ये स्किल्स ढूंढ रहा है टीचर के अंदर, क्या लिखा हुआ है स्कूल्स का, ताकि तुम्हें नॉलेज हो कि स्कूल क्या चाहता है। बेसिकली देखो, हर स्कूल की एक डिफरेंट अप्रोच होती है, हमें नहीं पता सामने वाला हमसे क्या चाहता है,
ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इस स्कूल का ये विजन है, ये इसकी आइडियोलॉजी है, ये फिलोसॉफी है, हमें ये मान के चलना चाहिए, ठीक है। तो हर स्कूल का अलग अलग होता है। मान लो कुछ स्कूल ट्रेडिशनल मेथड पे आज भी फोकस करते, कुछ स्कूल चाहते कि नहीं मॉडर्न मेथड होना चाहिए, ब्लेंडेड लर्निंग होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का भी यूज हो, सब कुछ हो, ये हो, एक्टिविटी बेस्ड हो। और कुछ ये कहते हैं नहीं नहीं स्मार्ट बोर्ड का यूज नहीं, आप चौक डस्टर से पढ़ाइए, ऐसा करें। तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। तो जिस भी स्कूल में अप्लाई कर रहे हो अपना रेज्यूमे उसके अकॉर्डिंग बनाना, उस फुलफिल को दिखाना, उस नीड्स को जो स्कूल को चाहिए उसको फुलफिल करके ऐसा रेज्यूमे तुम्हें बनाना चाहिए। और याद रखना कि किस स्कूल में कौन सा रेज्यूमे मैंने भेजा, इसका रिकॉर्ड रखना, ताकि जब तुम्हें कॉल आए सामने से तो तुम्हें पता कि स्कूल में मैंने ये वाला रेज्यूमे भेजा था, ये सीवी भेजा था, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे बनाकर भेजना, ठीक है। सबसे पहली बात, हमेशा प्रोफेशनल रहना, कपड़े तुम्हारे प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना, डरना वरना नहीं है। स्टार्टिंग में डर लगेगा, इट्स फाइन, टोटली फाइन, सबको डर लगता है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता। दूसरी बात, स्माइल रखना, नॉर्मल एक स्माइल, बी लाइक ओके हाँ आई एम फाइन, ऐसे करके दिखाना, स्माइल रखना, ठीक है। काम रहना, ठीक है। अब जैसे तुम गए, ग्रीट करना और स्टार्ट रेज्यूमे देना, और स्टार्ट कैसे करना, इंट्रोडक्शन एक प्रिपेयर करके जाना, ज़्यादा हाई फाई मत करना, सिंपल रखना, येट इफेक्टिव, कॉमन भी मत रखना, बट कुछ रखना उसमें, ठीक है। और हमेशा याद रखना वो टीचर में सिर्फ उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं देख रहे, कुछ और भी देख रहे। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये सब अगर तुम्हारी बहुत अच्छी, कोई पेंटिंग बहुत अच्छे से, तुम आर्ट बहुत अच्छा करते हो तो उसको भी अपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, कि ये मेरी हॉबी है, ऐसा मैं करता हूँ। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंटरव्यू में, तुम बैठे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी की, इंटरव्यू में कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सी कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्मल, पर्सनल या कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि देखो आपने टीचिंग को ही क्यों चुना, आप इसी सब्जेक्ट के टीचर क्यों बनना चाहते हैं, अच्छा क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है, या फिर ऐसे ही मिल गया था तो करने लग गए, ठीक है, ओके। आपका बैकग्राउंड पूछने लग जाएंगे, या फिर ये कि मान लो क्लास में एक वीक स्टूडेंट है और एक डिसेबल स्टूडेंट, तो उनको कैसे आप हैंडल करोगे, क्लास मैनेजमेंट कैसे करोगे आप। मान लो एक बच्चे को बिल्कुल मैथ्स का एक क्वेश्चन बार बार नहीं आ रहा समझाने के बाद भी, तो आप इस चीज़ को कैसे कैटर करोगे। ये वो प्रॉब्लम्स ऐसे जो कॉमन होते हैं ना, वो पूछते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है। एनईपी से रिलेटेड पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस वो नॉर्मल कॉमन जो पर्सनल होते हैं उसमें ये सब पूछते हैं, आपको नॉर्मली जवाब देना बस। अब दूसरी कैटेगरी क्या आती है, आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग जाते हैं। कंटेंट बेस्ड यानी कि मान लो आप इंग्लिश के टीचर हो तो आपसे पूछ लें, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, हिंदी और इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज है उसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू भी ऐसे स्टार्ट करते हैं, आर यू गुड इन इंग्लिश और आर यू गुड एट इंग्लिश, टेल मी द डिफरेंस, ऐसे स्टार्ट कर देंगे। या फिर सोशल साइंस में वो पूछने लग जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, आप मुझे ये बताइए। तो यहाँ से उनका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। आप मैथ्स को इस कौन सा टीएलएम के थ्रू पढ़ाएंगे, क्वाड्रिलेटर चैप्टर है, आप कौन सा टीएलएम यूज करेंगे, या कौन सा मेथड से आप इसको पढ़ाने वाले, यहाँ पे आपका कंटेंट बेस्ड स्टार्ट हो जाएगा। मेथड कैसे टीचिंग करोगे, कैसे करना चाहते हो आप, क्लास को कैसे मैनेज करोगे, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखना। हर एक साइंस में जैसे एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हो तो वो आपको बोलेंगे ओके आप बायो लैब में लेकर गए, ओके तो आप फ्लावर वाला चैप्टर कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट समझाओगे मुझे ये बताइए। तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रामर पोर्शन जैसे लैंग्वेज में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंटरव्यू में कंटेंट बेस आता है, ये नॉलेज बेस की कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ठीक है। अब थर्ड आता है आपकी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। पर्सनालिटी बेस्ड यानी आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे दिया है। जैसे कि वो दे देते हैं, मेरी एक बात हुई थी मेरी एक फ्रेंड से, तो उसने मुझे बताया था कि उससे क्वेश्चन पूछा गया था, मान लो औरंगजेब नहीं होता हिस्ट्री के अंदर एज अ किंग, तो इंडिया की क्या सिचुएशन होती। इस टाइप के वो क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। सेकुलरिज्म से आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको मतलब ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं ट्रिकी टाइप की, आपका देखना चाहते हो स्ट्रेस लेवल देखना चाहते हो कि आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, या फिर आप पर्सनल लेके जा रहे हो उस क्वेश्चन को, वो ये चीज़ें मैटर करती हैं। वो ये सब देखते हैं कि हाँ लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि नहीं, मैनेजमेंट कर पाएंगे कि नहीं। तो 3 चीज़ें बताई, पहले कॉमन क्वेश्चन आपके पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन, फिर आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड आता आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। वो आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, मान लो सपोज दैट आपको इस क्लासरूम में बंद करके रख दे, तो आप मैथ्स का जो अलजेब्रा वाला टॉपिक है, ज्योमेट्री वाला टॉपिक, आप कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, कैसे आप इस शेप्स को समझाना स्टार्ट करोगे। तो आपको ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, केस स्टडी बेस्ड काइंड ऑफ, कि लाइक ये सिचुएशन आप बताइए, अब बताइए आप क्या करोगे। तो आपको हाइपर नहीं होना, आराम से देना है। अगर आपको नहीं आता तो बोल दो कि मैम मुझे नहीं आता, नॉर्मली, ठीक है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सामने से बोल देना। जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना है, ठीक है। 2x की स्पीड में बिल्कुल नहीं बोलना, आराम से बोलना और दे देना। जो आता है सोच समझ के, थोड़ा टाइम ले लेना बेशक सोचने के लिए कि लाइक ओके प्रोसीड करने के लिए कि भाई मुझे इसमें क्या बोलना है ऐसे। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है। इंटरव्यू कई बार पहले एचआर भी लेता है, फिर उसके बाद एचओडी भी लेता है, या डायरेक्ट आपका एचओडी भी ले रहा होता है। एचओडी मतलब उस सब्जेक्ट में जो हेड है वहाँ का, उस डिपार्टमेंट में, जैसे मैथ्स के डिपार्टमेंट ये एचओडी है, इस टाइप का, ठीक है। इंटरव्यू में कभी कभी वो ना सामने से जीके भी आपका चेक कर रहे होते हैं, करंट अफेयर्स आपके बेसिकली, कि अभी नई पॉलिसी आई थी इस स्टेट के अंदर, ये आ रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन नया बना है, चीफ मिनिस्टर स्टेट का कौन नया बना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पे ये भी क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, स्पेशली अगर तुम सोशल साइंस के लिए अप्लाई करो तो उनसे तो ये क्वेश्चंस पूछते ही है, इससे रिलेटेड हमेशा ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जिनसे भी मेरी बात हुई थी सोशल साइंस वालों से, तो उन्होंने बताया था वो पूछते हैं कि आपको अवेयर हो कि नहीं हो, आपको ये नॉलेज है कि नहीं। और मेन बात, अब जैसे कि एनसीईआरटी की नई बुक्स आई है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पोर्शन कट गया है, कौन सा पोर्शन नया एड ऑन हुआ है, तो वो जनरली क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। आपको तो पता है, जैसे कि न्यू एनसीईआरटी बुक आए, तो आपको क्या लगता है कौन सा पोर्शन कटा हुआ है, जैसे कि एसएसटी के अंदर मुगल्स वाला पार्ट हटा दिया, अब उसमें मराठा वाला आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने बीएड के अंदर कौन सी थ्योरीज पढ़ी थी, वो मुझे बताइए, ऐसे करके वो स्टार्ट कर देते हैं। और ये भी करते हैं कि जैसे आपने एनसीएफ एनएपी के बारे में पढ़ा तो वो एक्सप्लेन कीजिए। तो बेसिकली आपसे बीएड से जो भी आपका नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, भी पूछने लग जाते हैं, ठीक है, कि आप उस थ्योरी को यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो हमारा इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इंटरव्यू के बाद आ जाता है आपका रिटन टेस्ट, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, इंटरव्यू के बाद वो आपके लिए रिटन टेस्ट लेते हैं, या फिर रिटन टेस्ट पहले लेते हैं फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो ये कोई फिक्सेशन नहीं है, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, कभी पहले कोई इंटरव्यू लेता है, कभी पहले कोई रिटन टेस्ट लेता है। अब अगर रिटन टेस्ट आ जाता है तो याद रखना, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करो तो 6 to 10 तक, और अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करो तो 6 to 12 तक आपका आना चाहिए। कॉमर्स के लिए तो डेफिनेटली 11-12 का ही आएगा, क्योंकि कॉमर्स तो उसी में है 11-12 में, तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको अपने सब्जेक्ट का सब कुछ आना चाहिए, मतलब जो भी आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर है, 6 to 10 और 6 to 12, जिस पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई करो, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, ठीक है। अगर इंग्लिश और हिंदी आपका लैंग्वेज है तो याद रखना ग्रामर पोर्शन जरूर आएगा, अनसीन पैसेज, ये सब क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और कुछ रिलेटेड आपको पोएम दे देंगे कि आप इससे क्या समझते हो, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। पेपर हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। मैथ्स में जैसे कि आपको दे देंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन आते नहीं है, सॉल्विंग वाले ज़्यादा आते हैं, क्वाड्रिलेटरल के या फिर आपके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, इस टाइप के। सोशल साइंस में अगेन उसमें तो आपका फैक्ट्स बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, कि इस टाइम क्या हुआ था, टाइम लाइन वाले क्वेश्चन, ये सब, ठीक है। जिसमें आपके सब आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंड साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखना अगर आप 6 to 10 अप्लाई करो। अगर 6 to 12 आपको तब करना, पीजीटी के लिए अप्लाई करो तो आपका मान लो हिस्ट्री है तो आपको 6 to 12 हिस्ट्री आनी चाहिए। कई बार वो 6 to 10 वाले भी दे देते क्वेश्चन, तो ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए। रिटन टेस्ट में ये आता है। रिटन टेस्ट आपका डिपेंड करता है, टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 1.5 hours भी हो सकता है, तो इसमें कुछ वो नहीं है, आपको दे दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दे दिया, आपको सॉल्व करना होता है। तो ये आपका रिटन टेस्ट होता है प्रॉपर्ली। एंड रिटन टेस्ट होने के बाद आपका आ जाता है डेमो। अब बात करते हैं हम डेमो टीचिंग की, ठीक है। अब वो कुछ स्कूल्स क्या होता है, आपको पहले ही टॉपिक दे देते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, इतना टाइम लिमिट है, इसका लेसन प्लान आप प्रिपेयर करके आए, ठीक है। कुछ होते हैं आपको नहीं देते, ऑन द स्पॉट बोलते मैम कोई भी टॉपिक पढ़ा दीजिए, या फिर वो खुद ही दे देते कि ये टॉपिक आप ये पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। और कुछ क्या होता है, मान लो जैसे तुम्हारा रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया तो वो बोलते हैं आपके 5 मिनट बाद आपका डेमो आप दे दीजिएगा, ऐसे ऐसे भी होता है। तो हर स्कूल का अपना अपना पॉलिसी है, अपनी अपनी है कि मर्जी है, कैसे भी कर सकता है, ठीक है। अब जैसे आपको कोई भी लेसन प्लान बनाने के लिए बोल देते हैं, ये टॉपिक आपका हमेशा याद रखना, जैसे टीएलएम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, अगर उसकी नीड हो तभी लेके जाना, ओवरडू मत करना। मान लो जैसे कि मुझे टॉपिक दिया कि आपको शेप्स का पढ़ाना है बच्चों को 6 क्लास को, तो मैं शेप से रिलेटेड जो मेरे घर में था आइटम वो लेकर चली गई, ताकि बच्चे इंटरेक्ट हो पाए, ग्रैप कर पाऊँ उनकी अटेंशन को, ऐसे मैं ले गई टीएलएम के तौर पर, ठीक है। अब अगर तुम साइंस पढ़ा रहे हो तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रिपेयर रहना, जरूरी नहीं है वो सामने से बोले, अगर हो पाता है अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, और नहीं हो पाता इट्स फाइन, तुम अपनी ओर से प्रिपेयर करके लेके जा रहे हो, दैट्स मैटर, ठीक है। तो तुम एक्सपेरिमेंट्स जो भी तुम्हारा टीएलएम है उस पर देखना कि मैं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत हाई फाई टीएलएम नहीं रखने की जरूरत है, ये नहीं कि मतलब है भी नहीं मैं जबरदस्ती ला रहा हूँ, वो मत करना प्लीज, फिर वो अजीब लगता है। तो वो डिपेंड करता है सिर्फ आपकी डिलीवरी की, डिलीवर तुम कैसे कर रहे हो, क्लास में वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो कि नहीं कर। तो जैसे तुम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को, तो तुम्हें ना पहले बच्चों की ना अटेंशन ग्रैप करनी है, जाते ही टॉपिक नहीं पढ़ा देना है, क्या करना, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग के थ्रू, या फिर पीपीटी अपनी प्रिपेयर करके जाओ, या फिर एसएसटी में कुछ भी है जैसे वॉर का, तो कुछ ऐसे सीन लगा कर मीम के थ्रू उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दो, क्या लग रहा है इससे, क्या समझ आए, ऐसे, ताकि तुम बच्चों का जो अटेंशन है वो अपनी ओर ग्रैप कर सको। क्लासरूम में ऐसे सुनसान ना बैठा रहे, इंगेज हो पाए बच्चे, बातचीत कर पाए, सवाल के जवाब दे पा रहे, सवाल पूछो, ये सब।
तो जो टीचर होते हैं ना वहाँ पे तुम्हें सुपरवाइज कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि भाई तुम आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, हर बच्चे पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे, या सिर्फ सामने सामने बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, जो पीछे बैठे उन पे ध्यान दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे। अब जो बच्चा तुमसे सवाल पूछ रहा है, क्या तुम उस सवाल का जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें वो देख रहा होता है, और किस तरीके से तुम पढ़ा रहे हो, कौन सा मेथड तुम यूज कर रहे हो। मान लो तुमने इंटरव्यू में बात किया, मैं तो एक्टिविटी बेस्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करूँ, क्या तुम क्लासरूम में जब डिलीवरी कर रहे थे वो जो चैप्टर तुम पढ़ा रहे थे, क्या तुम वो मेथड यूज कर रहे हो। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना, और बी कॉन्फिडेंट। अगर कुछ चीज़ों में नहीं आए, मान लो कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आया समझ में कि मतलब मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, तो कोई बात नहीं, बोल देना बच्चे आज के लिए इतना ही, ऐसे बोल देना मैम कि मैंने पढ़ा दिया बस। कई बार क्या होता है ना कि प्राइवेट स्कूल में टीचर सामने से ना तुम्हें डिस्टर्ब करने लग जाएगी कि मैम ये सब तो ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाइए, जल्दी जल्दी पढ़ाइए, ऐसे भी होता है। तो वहाँ पे ना चिड़चिड़ापन अपना मत लाना, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू कर देना, क्योंकि ऐसा होता है। वो कहते हैं मैम ये सब तो ठीक है, आगे आगे पढ़ाइए, इतना मत वो करिए, आप सिलेबस कराइए, आगे कराइए, ऐसा वो क्रिएट कर देते। तो उसको मत दिल पे ले लेना कि भाई यार ये क्या बीच में बोल रही, बुरा लगता है, बट इट्स फाइन, हम कुछ नहीं कर सकते। बट ट्राई करना, तुम अपनी क्लास में जब तुम्हें वो क्लास मिल रही हो, तुम अपनी ओर से बेस्ट देना, ठीक है। अगर टीएलएम की नीड है, तुम देखना टीएलएम कि मैं इसको वीडियो के थ्रू समझाऊं, या फिर चार्ट अगर तुम लेके जा रहे हो, या फिर रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैं समझा रही हूँ, रियल लाइफ से कनेक्ट करना। क्लासरूम में जो भी तुम चैप्टर पढ़ा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, हमेशा बच्चों को बताना कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है। देखो स्कूल ये देखता है कि तो हम बच्चों को रटवा तो नहीं रहे, उनको बता रहे हैं ना कि मतलब समझ पा रहा है बच्चा कि नहीं समझ पा रहा है, ये मैटर करता है। वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो ये चीजें देखता है छोटी छोटी। तो उसको ऐसे पढ़ाना, ठीक है। टीएलएम अगर तुम्हारा मान लो कि मीम्स बना के तुम लेके जा रहे हो कि बच्चा इंटरेस्ट कर पा रहा है, ओ ये क्या है भाई, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना, स्टोरी टेलिंग के थ्रू स्टार्ट कर देना, चाहे बेशक कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे। तो कई बार क्या होता है जब तुम डेमो टीचिंग दे रहे होते हो, तो कई बार होता है सामने टीचर्स बैठ जाते हैं खुद ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, एंड बोल देते हैं हमें स्टूडेंट समझ के आप पढ़ाना स्टार्ट करिए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो टीचर्स सवाल जवाब करने लग जाते हैं। तो मान लो तुम्हें कोई भी टॉपिक दिया, तो ऐसे नहीं बोल सकती मैम मुझे मेरा तो ये टॉपिक, और टीचर ने कुछ और सवाल पूछ लिया उससे रिलेटेड, तो ऐसा तुम बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैम मेरा तो ये टॉपिक है, मैं ये नहीं बता सकता, ऐसा बिल्कुल मत करना, वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें आना चाहिए क्योंकि तुम टीचर हो, ठीक है। तो मैम जो एज अ स्टूडेंट बनी होती है वहाँ पे, जो भी आपका जो सुपरवाइजर होता है, वो आपके ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन बातों का, आराम से सवाल जवाब करना। तो बेसिकली डेमो टीचिंग में ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती। टीएलएम का ध्यान रखना, लेसन प्लान अच्छे से प्रिपेयर करना, ध्यान रखना कि कब बच्चों से इंटरेक्ट करना है, कब बच्चों से क्या सवाल जवाब करने हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, अगर तुम्हारी कोई मैथड तुमने यूज़ किया है तो वो है कि नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कराना, तो एक्सपेरिमेंट तुम टाइम से करा पा रहे हो कि नहीं करा पा रहे, या फिर क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तुम क्लास मैनेजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, डरना बिल्कुल मत, ठीक है। आराम से तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चों का अटेंशन तुम ग्रैब कर पाओ, बच्चों में वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने के लिए कि अरे ये तो कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे ऐसे, ठीक है। पीपीटीज तुम लेके जा सकते हो, या फिर तुम वीडियो बना के लेके जा सकते हो, ठीक है, या फिर मीम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। पजल्स के थ्रू कुछ भी क्रिएटिव लेके जा सकते हो, उनको गेम के थ्रू बता सकते हो कि चलो आज हम ये गेम खेलते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या रोल प्ले के थ्रू तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये बहुत सारे टीएलएम मेथड है कि तुम किसी के भी थ्रू अपना जो भी लेसन प्लान है वो डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा डेमो टीचिंग का था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तुम्हारा इंटरव्यू भी हो गया, तुम्हारा रिटर्न टेस्ट भी हो गया, तुम्हारा डेमो भी हो गया, तीनों चीज होने के बाद दोबारा आपका इंटरव्यू हो सकता है प्रिंसिपल के साथ। जब तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू होगा तो जाहिर सी बात है सैलरी की बात होगी, ओके, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम रियलिटी चेक लेके चलना। प्राइवेट स्कूल्स मतलब टीचर्स को एक्सप्लॉइट पक्का करते हैं, ठीक है। वो तुमसे कम पैसों में बहुत सारा काम कराने की कोशिश करेंगे। कुछ जगह तो ये भी होता है कि इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ा सकते हो, वो तुमसे ऐसे भी सवाल करेंगे कि एक और सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो, इंग्लिश पढ़ा दोगे आप, अगर मैथ्स की जैसे जा रहे तो आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप साइंस भी पढ़ा दोगे। दो दो सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना, देख लेना तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी वो प्रिंसिपल से इंटरेक्शन होता है या फिर जिससे भी तुम्हारी सैलरी की बात चल रही है, इसके बाद एक और इंटरव्यू भी हो सकता है कि देख प्रिंसिपल आपका एक और इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे कि आप इस क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, आपने ये टॉपिक पढ़ाया था तो कैसे पढ़ाया था, ये सब सवाल होंगे। एंड जब सैलरी के ऊपर डिस्कशन आता है तो दिमाग में याद रखना कि अपना वर्थ पहचानना, ठीक है। मान लो तुमने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो वो हो सकता है कि तुम्हें टीजीटी के लिए ऑफर करें, जरूरी नहीं है वो पीजीटी के लिए। स्कूल में पता नहीं ऐसा कुछ है प्राइवेट स्कूल्स में कि टीजीटी में भी वो चाहते कि मास्टर्स हो आपके पास, पीजीटी में भी ये चाहते हैं कि पीएचडी हो आपके पास, ऐसा पता नहीं उन्होंने क्वालिफिकेशन बनाया हुआ है, भगवान ही जाने क्यों।
बट मैंने ये नोटिस किया था कि वो बहुत ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पीजीटी वाले ना, जो मतलब जिन्होंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ, जिनके पास मास्टर्स होते हैं, उनको ऑफर करते हैं कि टीजीटी पढ़ा दीजिए, ठीक है। और जो टीजीटी वाले जिनके पास मास्टर्स नहीं होते, उनको बोलते हैं कि आप पीआरटी के लिए पढ़ा दीजिए। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, अपना वर्थ पहचाना, तुम्हें जो चाहिए उस पर स्टिक रहना कि नहीं मैम ये है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो कोई वेल एंड गुड, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो सैलरी की अगर बात करें, देखो हाई फाई स्कूल है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी जगह पे है, जिसका नाम भी है, तो वो 40K भी दे देगा तुम्हें, ठीक है। अच्छे आराम से 40K, 35 to 40K आराम से दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आते हैं थोड़ा मिड वाले पे, या फिर थोड़ा उससे भी आते हैं ऐसे वाले पे, तो देखो वो आपको 15 भी ऑफर कर सकते हैं। 15 आपकी सैलरी है, 15,000 आपकी सैलरी है, 18 भी दे देते हैं, 20 भी दे देते हैं। और कुछ तो ऐसे आप बताते हो ना कि मैम आप, मेरा ट्रैवल कॉस्ट भी है, मैं यहाँ से आऊँगी जाऊँगी, टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। तो वो लोग आपको बस 1,000 रुपये बढ़ा देंगे, फिर बोलेंगे इतने में हम ही कर सकते हैं, आप बताइए नहीं तुम्हें। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है ना, जो कम पैसों में काम करता है ना, उसको रखा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब आप में टैलेंट है तो आपको ही रखा जाएगा, ये हार्श रियलिटी है, बट दैट इज द रियलिटी, ठीक है। और एक एक जगह तो ऐसा होता है कि फ्रेशर है ना, आप फ्रेशर होते हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस बात को ना बस हाईलाइट किया जाएगा, यू आर फ्रेशर, यू आर फ्रेशर, आप फ्रेशर हो, आप फ्रेशर को तो हम इतना ही पे कर सकते हैं, इतना ही होगा। और जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं ना, कई बार कहते हैं एक्सपीरियंस वालों को ना भारी भेज देते हैं कि नहीं नहीं फ्रेशर आए हैं उनका लेंगे। फ्रेशर से ना बहुत सारा काम कराएंगे, देश भर का काम, बोलने के लिए है कि भाई नहीं 2-3 बजे तक तुम फ्री हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 बजे तक फ्री होना अब तो कुछ भी नहीं है 2020 के बाद, क्योंकि आपका मतलब कोई भी मीटिंग रख देंगे, पेरेंट्स के कॉल अलग आ रहे हैं, वो अलग कि हमारे बच्चे ने, आपने ये नोट कैसे लिख दिया, ये भी होता है। पर्सनल लाइफ की आपकी बैंड बच जाती है, ये एक रियलिटी है। तो जब भी वो आते हैं ना सैलरी की बात करने, तो भाई तुम प्रिपेयर रहना अच्छे से कि भाई मेरा ये है। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी मत करना, अगर स्कूल का थोड़ा मिड है तो। अगर ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा वर्थ है, मैं तो इतना ही बोलूँगा, मुझे इतना ही चाहिए, तो फिर तुम उस पर अड़े रहना, आराम से बोलना। अगर तुम्हें लग रहा है कि नीड है, तो कभी भी एकदम से मत मान जाना कि उन्होंने बोला 25 तो तुम 25 पे मान गए, नहीं। नेगोशिएशन करना आना चाहिए तुम्हें, अपनी वर्थ होनी चाहिए, मेरी ये वर्थ है, मुझे इतना ही पे होना चाहिए, तो तुम्हें बोलना आना चाहिए, तुम्हें नेगोशिएट करना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। टीचर मतलब जो सामने वाला है, जो प्रिंसिपल है, उसको ये दिखाना चाहिए कि आप मुझे इतना पे करेंगे तो तब आपको समझ आएगा कि मैं इतनी अच्छी टीचर हूँ, कि मैं इस काबिल हूँ, भाई तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो रियलिटी तो यही है, 20 to 30 के बीच में अगर आपको मिल रहा है तो फ्रेशर, एज अ फ्रेशर अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाई फाई स्कूल्स की बात नहीं, अच्छे स्कूल्स की बात नहीं, अच्छे स्कूल आपको अच्छा पे कर भी देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बीच के आ जाते हैं, क्योंकि सब अच्छे स्कूल में जाएंगे तो बीच वाले में कौन जाएगा, वहाँ पे भी तो कोई तो एकदम से मत मान जाना, ठीक है। अगर बिल्कुल ही बहुत ही नीचे दे रहे, 20 से नीचे दे रहे, तो मत करना, और ट्राई करते रहना, हिम्मत मत हारना, और जगह अप्लाई करते रहना, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स में आज सिर्फ टैलेंट नहीं देखा जाता, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। सैलरी में तुम अपना नेगोशिएशन अच्छे से आनी चाहिए पकड़, तुम्हें ये जताना है कि तुम ये पे क्यों करे, तुम इतने काबिल क्यों हो बाकी टीचर से। वो बोले ना हम अपनी बाकी स्टाफ को इतना दे रहे हैं, तो उनको बोला वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो उनको लग रहा है कि उतने में उनका ठीक है, मैं अपने एफर्ट्स इतने ज़्यादा लगाऊंगा तो फिर मेरे को इतना चाहिए रिजल्ट, मेरा आउटकम इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रिंसिपल मान लो वैल्यू करता है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ पाए, तो वो मान जाते हैं, ठीक है। 2-3 थोड़ा कम मानते हैं, जैसे कि तुमने 35 के लिए बोला कि नहीं 35 तो आपको देना है, तो करते 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 32 तक वो आएंगे। ऐसे उनका नेगोशिएशन होता है, तुम्हें आना चाहिए नेगोशिएशन, हार मत मान लेना, एकदम बोलना ना ये वो, तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि तुम जब जाओगे ना, अरे 15 पे भी काम करते हैं लोग, ऐसे उनको ना वो काम करते हैं, मैं नहीं काम करता, ये मेरा वो नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। अपना स्टैंडर्ड बना के जाना कि भाई मेरा तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो बोलना, तो कोशिश करना 25 से 35 के बीच में तो तुम कर पाओ थोड़ा बहुत, 20 भी नहीं, 25 से 35 के बीच में, ठीक है। ऐसे तुम कर पाओ नेगोशिएशन कर करके। तो ये था पूरा सैलरी का, तो डिपेंड करता है। और हाँ, अगर तुम्हारा ट्रैवल कॉस्ट है तो वो भी बताना, ठीक है, कि आप प्रोवाइड करोगे क्या सर्विस, मतलब स्कूल बस से आ सकते हो, या फिर अगर आप सामने से आओ तो वो भी बताना कि भाई मैं तो ट्रैवल करके आऊँगा, उसमें मेरा आधा पैसा लग जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें डिस्कस करनी आनी चाहिए, डरने की जरूरत नहीं, ये नहीं कि दब के बैठ जाओ, अरे मैं कैसे बोलता, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई। अगर तुम नहीं बोल पाओगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात थी आपकी सैलरी की, कि आप कैसे नेगोशिएट करना है, कितना आप पे हो सकता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, अगर लग रहा है कि ये तो कर ही नहीं रहे तो फिर मान लो 30 तक ही मान पाए तो 30 में कर लेना, स्टार्ट तो करो कहीं से, ठीक है। अब जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, रिटर्न टेस्ट भी हो गया, आपका डेमो भी हो गया, सैलरी डिस्कशन भी हो गया,
अब जैसे कि कुछ बातें आ जाती है जो हमें ध्यान भी रखनी चाहिए, पता होना चाहिए, तो उसके ऊपर बात करते हैं अब हम। तो जैसे कि कुछ स्कूल्स आपसे सीधा डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। याद रखना कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट मत करना। तो हमारे डिपार्टमेंट में ही हुआ था कि एक बच्चा था, उसने 10th की मार्कशीट दे दी थी, वो पढ़ा रहा था प्राइवेट स्कूल में, एंड बाद में उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो वो छोड़ना चाहता था, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई, मतलब उसका क्लियर हो गया था तो वो वहाँ जाना चाहता था, बट स्कूल वालों ने दिया ही नहीं, मतलब जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देना ही मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे। तो फिर वो केस हुआ, बहुत आगे झमेला हुआ, ऐसा चला। तो हमारे प्रोफेसर्स ने भी गाइड किया कि कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत देना, वो बहुत मिसयूज करते हैं इसका, ठीक है, कि आपको बांध कर रखेंगे कि ये जाए ही नहीं, यहीं पे पढ़ाएगा, ऐसा उनका सिनेरियो हो जाता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट मत करना। दूसरी बात, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फोटोकॉपीज जो दे रहे होते हैं, उनको फोटोकॉपीज देनी होती है जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो साइन करवाते हैं। जब तुम साइन करो ना तो नीचे लिखा करो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका एक रीजन क्या होता है, जैसे मान लो तुमने सिर्फ 4 महीने पढ़ाया, उसके बाद तुमने छोड़ दिया वो स्कूल, बट वो क्या होता है ना, जब अदर अथॉरिटीज आती है चेक करने के लिए कि कितने टीचर्स है आगे से जो भी आता है, तो वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे होते हैं कि ये भी टीचर पर आज नहीं आ पाया, वो अपसेंट है, ये तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का कहाँ मिसयूज हो रहा होता है, ऐसा भी होता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स में नीचे लिखना कि फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ताकि पता हो कि तुमने सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना है, एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रिंट आउट जो तुम दे रहे हो फोटोकॉपीज का, नीचे लिखना साइन करते वक्त, ठीक है। अगली बात, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। यस, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप 4 महीने तक पढ़ाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, ठीक है, या 6 महीने का, या फिर 11 महीने का, या फिर 1 साल का, या फिर 2 साल का। और फिर आपको कुछ ही होता है कि अगर मान लो आप छोड़ना चाहते हो तो 2 महीने पहले आपको बताना होता है, ठीक है, कि टाइम पीरियड जो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है ना, वो देना पड़ता है कि 2 महीने पहले आपको देना पड़ता है कि हाँ मैं इसके बाद नहीं आऊँगा आपसे, वो चीज़ें होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी होता है, तो ध्यान में रखना कि हाँ पक्का मैं 1 साल यहाँ पर पढ़ा पाऊंगी ना, तभी उस पर साइन करना, क्या मेरा पक्का मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तभी साइन करना। तो 3 चीज़ें हो गई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख कर साइन करना, ठीक है, और तीसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इन सब बातों का ध्यान रखना। अब अगली बात आती है और किस का ध्यान रखना है। देखो जब तुम जा रहे होते हैं ना इंटरव्यू में, वो कई बार क्या होता है ना, हम कितनी भी बात करें कि इंक्लूसिविटी की, बहुत सेकुलर है, बहुत अच्छे है, सबको इक्वल मान के लेकर चल रहे हैं, बट यू नेवर नो स्कूल की क्या आइडियोलॉजी, क्या वो अपने ओर से मानकर चल रहा है, कुछ नहीं पता, ठीक है। स्कूल कई बार आपको आपके रेफरेंस के बेसिस पे भी, रिकमेंडेशन के बेसिस पे भी आपको हटा सकता है, ले सकता है, ये भी होता है। मान लो कि तुम किसी की प्रेफरेंस के थ्रू आ रहे हो, रेफरेंस के थ्रू आ रहे हो सकता है तुम्हें बेटर सैलरी दे, कि ये तो उसके थ्रू आया, बेटर सैलरी दे देते, ऐसा भी होता है, ठीक है, और आपको ले लेते हैं, ठीक है। या दूसरा बंदा कोई जा रहा है रेफरेंस के, तो उसको मान लेंगे, आपको हटा देंगे, चाहे आप कैपेबल हो, ऐसा भी होता है। इसके लिए भी प्रिपेयर रहना, रिजेक्शन के लिए रेडी रहना, डरना नहीं है कि भाई रिजेक्ट हो गया, ठीक है भाई लाइफ है, कोई बात नहीं, ठीक है, रिजेक्शन के लिए रेडी रहना, ये भी होता है। दूसरा पॉलिटिक्स होती है बहुत सारी, तो उस चीज़ों में तुम मत घुसना कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसना भाई, तो तुम्हें अपने काम से काम रखना है। सिर्फ तुम्हें पढ़ाना नहीं होता, वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी तुम्हें बहुत सारा दे देंगे, एक सब्जेक्ट की जगह 2 सब्जेक्ट पकड़ा देंगे, ये भी है। और मान लो तुम्हारा 2 पीरियड फ्री है ना, तो उसमें भी तुम्हारी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट लगा देंगे, ये सब भी होगा, तो हैक्टिक हो सकता है। अब तुम्हें एक और चीज़ बता रही हूँ, जैसे मान लो एक स्कूल है, उसका इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है, बट वो सैलरी थोड़ी कम पे कर है, ठीक है, और एक स्कूल है जिसका इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत हैक्टिक है, बहुत काम कराते हैं, पर वो पे बहुत अच्छा करे। तो अगर ऐसे 2 स्कूल हो ना, तो तुम चूज बहुत अच्छे से सोच समझ के लेना। मान लो तुम अगर घर में कंडीशन अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, तुम जेन्युइनली अर्न करना चाहते हो, तो तुम मजबूरी में तुम्हें ये करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा हो कि नहीं तुम अपने लिए करना चाहते हो, तो फिर ये वाला करना, क्योंकि देखो एज अ टीचर तो तुम भी पढ़ना चाहते हो ना, तुम भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, आगे पढ़ना चाहते हो, अपने खुद के लिए भी पढ़ना चाहते हो, तो एक पर्सनल टाइम भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो तुम इसमें कर पाओगे कि मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, थोड़ा तुम कम हैक्टिक रह पाओगे, वो काम कर पाओगे, अपना खुद के लिए दे पाओगे अपना, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। ये सारी बातें मैंने बता दी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, पॉलिटिक्स का भी बता दिया, सारा बता दिया। एंड हाँ भाई एक और बात, मैंने ऐसा देखा था, मतलब कुछ स्कूल्स क्या होता है ना, आपकी लुक्स के ऊपर भी मैटर करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि आप अच्छे से दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे, आप ऐसे ही तुम उठाकर नहीं आ रहे, तो अच्छे से जब तुम जाओ ना इंटरव्यू देने, तो अच्छे से जाना, प्रॉपर ऐसे ग्रूम्ड होके, आराम से, ग्रूम्ड इन द सेंस मतलब लाइक प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे आगे, बाल अच्छे से कॉम्ब होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए, नींद में नहीं होने चाहिए तुम उस दिन, ठीक है, तो स्माइल होना चाहिए तुम्हारे चेहरे पे, अच्छे से तुम सलीके से बोल पाओ, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में ये भी होता है कि मेल से ज़्यादा फीमेल्स को प्रेफरेंस देते हैं, ये है भाई, ये रियलिटी है। बहुत ऐसी जगह बोलेंगे नहीं हम तो फीमेल्स को लेना चाहते हैं, बहुत जगह बोलते हैं, तो कई बार ये मेल्स के लिए
साइड इफेक्ट आ जाता है कि भाई उनको नहीं लेते जबकि वो कैपेबल ज़्यादा होते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, और कई बार ये भी होता है कि मान लो जैसे आपको दे देते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, फिर भी आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको पता नहीं होगा क्यों रिजेक्ट करें, ऐसा भी होता है। क्यों रिजेक्ट करें हमें नहीं पता, कई बार वो पता है तुमसे तुम्हारे मम्मी पापा, आपका सरनेम, ये सब भी पूछेंगे, कास्ट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है भी, हम ये चीज़ें हिडन हो जाती है। ठीक है, बट मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, तुम प्रिपेयर रहना। वो कई बार ये करते हैं, मतलब यू नेवर नो कि आइडियोलॉजी क्या है उसकी। मान लो हो सकता है वो इसके बेसिस पे तुम्हें ना रखे, तुम सोचोगे तुमने तो सब कुछ अच्छा करा था, फिर क्या दिक्कत हुई, तुम्हें खुद ही नहीं पता लगेगा। ठीक है, वो क्या क्या सवाल करेंगे, तुम जवाब दे रहे होगे कि ये जनरली पूछना चाहता, पर तुम्हें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वी नेवर नो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, सिर्फ एक पहलू नहीं आता कि तुम बहुत अच्छे टैलेंटेड हो तुम्हें तभी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। रिजेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना। ठीक है, तुम ये मान के चलो ये कभी भी निकाल सकते हैं हमें। ठीक है, ये मान के चलना, अपने माइंड में एक प्लान भी रेडी रखना कि अगर होता है ऐसा ऐसा। ठीक है, इनके भरोसे मत रहना, अपना काम करो, अपने और से किसी से ज़्यादा मतलब मत रखना बस। ठीक है, बहुत पॉलिटिक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ होंगी, अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मत करना इन सब चीज़ों में। ठीक है, अगर मान लो इन्होंने तुमने सब कुछ अच्छा दिया फिर भी तुम्हें सिलेक्शन हुआ, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्कूल नहीं, और भी बहुत स्कूल्स है, अप्लाई करते जाओ, डरने की जरूरत नहीं। अगर स्कूल्स में नहीं होना तो पता है कहाँ करो, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, कहीं से शुरुआत करो। मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्ड होना चाहिए तुम्हें। अब बीएड होने के बाद तुम्हारे पास ना फ्रेशर का टैग नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ये ना कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया था 6 महीने, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था मैंने 6 महीने, फिजिक्स वाला कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था 6 महीने, वहां से वो बल्कि ज्यादा अच्छा पे करेंगे। स्कूल वाले तो पॉकेट मनी से देते हैं, ऐसा हो लगता है। ठीक है, तो ऐसा स्टार्ट करना, डरना वरना मत कि भाई ये नहीं हो रहा। होम ट्यूशन देना, या फिर जो तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो भी इंस्टीट्यूट में ज़्यादा पढ़ाना, क्योंकि उसमें ज़्यादा वो रहता है कि एक्सपीरियंस आप बता सकते हो सामने वाले कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ट्यूशन्स में तो नहीं हो पाता, पैसे तो मिल जाते बट आप वो दिखा नहीं सकते एज एक्सपीरियंस करके। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना। मैंने कोशिश तो की है कि मैं सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर पाऊँ। ठीक है, एंड किसी को भी इंटेंशन हर्ट करने का मेरा बिल्कुल भी नहीं था। देखो ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे दोस्तों से, बैचमेट से, मैंने जिन जिन से पूछा उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है, एंड आई होप मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, एंड जब इस फील्ड में आओ तो ये सोच समझ के आना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है भाई, टाइम लगता है। अब वो ज़माना क्या कि 2 से 3 बजे तुम फ्री हो जाओगे, कुछ नहीं होता। 2020 के बाद जब से ये आया ना कि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होने लग गया, तब से आप भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप घर पे आओगे तब तक एक और मीटिंग आ रही होगी, एक और मीटिंग है, आपको ये फॉर्म फिल करना है, आपको ये भेजना है, अभी ये डॉक्यूमेंट भेजिए, ये पीडीएफ बना के भेजिए, पीपीटी बना के भेजिए, ये दीजिए, वो बहुत चीज़ें हो जाती है। तो ये मत सोचना कि नहीं 2-3 बजे तक फ्री हो जाएंगे, ऐसा करना। कुछ स्कूल्स में आज भी जैसे ट्रेडिशनल मेथड पे फोकस करते हैं, वहाँ पे हो सकता है मे बी तुम फ्री हो जाओ, बट हर जगह नहीं हो सकता। ठीक है, अलग एचओडी के अलग वो होंगे कि ये तुम्हें करना था, ये लेसन प्लान तुम्हें सबमिट करना था, ये क्वेश्चन पेपर तुम्हें बनाना था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में सोच समझ के आना इस फील्ड में, और अच्छे से इंटरव्यू देना। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा तुम्हें लगता है यहाँ पे भी छूट गया इसमें प्रोसेस में, तो तुम आराम से कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। हो सकता है मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ, कई बार नहीं। मैं एक पॉइंट भूल गई थी। सो बेसिकली जैसे कि तुम्हारी जॉब लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, डिस्कशन अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तो हमेशा एक बात याद रखना, अपना ज्वाइनिंग लेटर का जरूर पूछना। अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है, ज्वाइनिंग लेटर, उसके लिए जरूर बोलना। वो कभी भी निकाल देंगे और तुम फिर सामने बता भी नहीं पाओगे ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अपना ज्वाइनिंग लेटर जो होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, उसके लिए ज़रूर उनसे बोलना कि आप वो भेजिए, आप पहले वो दीजिए, तभी मैं आना स्टार्ट करूँ। ये नहीं उन्होंने बोला कल से आ जाइए पढ़ाना और तुम चले गए, ऐसा बिल्कुल मत करना। डोंट डू दिस। उनको सामने से बोलना कि मैम आप पहले ज्वाइनिंग लेटर भेजिए, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग ऐसा मतलब ले तो लेते, फिर आपको एकदम निकाल देंगे, आपको सैलरी भी नहीं देंगे कि अरे क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने यहाँ पे पढ़ाया था। तो प्रूफ के तौर पे यू शुड हैव द ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, कि हाँ मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, ऐसा भी होता है। एंड कुछ स्कूल्स में तुम्हें ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको बोलेंगे प्रोविजन पीरियड के लिए कि मैम आप 2-3 महीने तक पढ़ाइए, वही अनपेड इंटर्नशिप की तरह होता है आपका, पढ़ाते रहते हो, अभी आप देखेंगे कि फिर आपको बताएंगे, उसमें आपको निकाल भी देते हैं बाद में, फिर रख भी लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो ज्वाइनिंग लेटर की मेरी एक बात रह गई थी, मुझे बाद में याद आया, तो आस्क देम कि ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद हम आना स्टार्ट करें। ये नहीं उन्होंने कल से बुलाया तो एकदम चलेगी, ऐसा मत करना। ठीक है, ओके बाय।